राजगढ़ में एक राजा बड़ा ही समझदार था और चालाक भी। वो अपने हर महल को बड़े ही शौक से सुंदर बनवाया करता था। उसने राजगढ़ में बहुत सुंदर महल बनवाया था। राजा बहुत परेशान था, ये सोचकर कि नए महल में ऐसी कौन सी आफत आ गई जो उस महल में रहने से सब डर रहे हैं। लाखों रुपए खर्च करके इतना सुंदर महल बनवाया, लेकिन वहां रह न सका। ऐसी कौन सी बुरी ताकतें हैं जो हमारे महल को कब्जा के बैठी हैं? मंत्री जी, कुछ कीजिए। महाराज, आपके उस महल में इतनी बड़ी परेशानी की वजह वो भूत ही है। क्या कर सकते हैं मंत्री? इतना खर्चा करके ऑनलाइन उस महल का मैंने डिजाइन मंगवाया था। अब वैसे डिजाइन दोबारा नहीं बनवा सकता हूँ। अब तो वो इंटीरियर डिजाइनर भी अमेरिका शिफ्ट हो गया है। उन भूतों को भगाने के लिए बड़े बड़े पंडित आए, ज्योतिषी आए, बड़े बड़े बाबा वैरागी आए, मगर कोई उनको उस महल से न निकाल पाया। सबने विचार किया कि साधु और पंडित को बुलाया जाए। ये काल भैरव की भूतों की भागी हुई मंडली है, उसको कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन दक्षिणा के लालच में कुछ पंडितों ने कहा, हम अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों से भूतों को भगा देंगे। हम न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। पंडितों के कहे मुताबिक पूजा पाठ के लिए ढेर सामग्री ऑनलाइन मंगवाई गई। पंडित लोग महल में गए और वो जाकर भूतों की कनेक्टिविटी ढूंढ रहे थे। फिर पूजा की और महल के चारों ओर अभिमंत्रित कीले गाड़े गए। अब यहाँ भूत तो भूत, स्वयं भूतनाथ भी आने की हिम्मत ना करेंगे। हाँ। अच्छा, देखते हैं तुम कितने बड़े पंडित हो। जो कोई ना कर सका वो तुमने किया। ऐसा हो नहीं सकता है। मंत्री, जाकर राजा से कहो कि वो अपने महल में आकर सोएं। अभी मैं राज परिवार को यहाँ लाने का जोखिम नहीं उठाऊंगा। पहले 2-4 दिन तुम ही लोग रहकर बताओ कि सब ठीक ठाक है, तब हम राजा को बुलाएं। परंतु पंडितों का पूजा पाठ बिल्कुल निकम्मा साबित हुआ। रात के वक्त जब भूतों में जोर आया तो उन्होंने इन पंडितों को भी उठा उठा कर फेंकना चालू कर दिया। चलो, हो गया इन सब का नाटक खत्म। अब हमारी बारी है। चलो इनको यमराज के वाईफाई से कनेक्ट करते हैं। अरे ये नहीं हो सकता। तुम लोगों को अभी यहाँ नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ से, नहीं तो फोकट में एंटरटेनमेंट हो जाएगा। ये गया एक, दलदल में गिरा। भूत भाई, मेरी ओला बुक कर दो, मैं अभी निकल जाऊंगा। ओला क्यों पंडित जी, आपको ऊबर से भेजता हूँ। इसकी तो हड्डी पसली ही टूट गई। इसका तो सिर ही फोड़ूंगा। पंडितों की पराजय से राजा बहुत दुखी हुआ। उसने दूसरे दिन चारों ओर ढिंढोरा पिटवाया। जो मेरे महल से भूतों को निकाल देगा उसे 5 लाख रुपए इनाम में दूंगा। इन रुपयों के लालच में इस बार बड़े बड़े मौलवी, मुल्ले, भगत सयाने आए, मगर उनकी भी भूतों ने बुरी दुर्गति कर डाली। वो भी भाग खड़े हुए। परंतु राजा अभी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और अपने मंत्रियों से कहा, मंत्री, तुम देश विदेश में ढिंडोरा पिटवा दो,
कि जो व्यक्ति इस महल से भूतों को निकाल देगा उसे राजा अपनी राजकुमारी का पति बनाकर आधा राजपाट सौंप देगा। खलक खुदा का, मुल्क हिंदुस्तान का, हुक्म राजा बहादुर का। जो व्यक्ति महल से भूतों को निकाल देगा उसे राजा अपनी राजकुमारी का पति बनाकर आधा राजपाट सौंप देंगे। मगर कोई न आया। नगर में चारों तरफ खबर फैल गई। नगर के लोगों ने महल के आसपास तक जाना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि महल के पास से जो भी गुजरता तो भूत उसको उल्टा वहीं लटका देते। नगर के लोगों ने सोच लिया था कि नगर को छोड़कर कहीं और रहने चले जाएंगे। नगर के पंचायत घर में सबको मेल करके बुलाया गया। देखो, आप सबको मैं कॉल करके नहीं बुला सकता था, इसलिए मेल करना पड़ा। ठीक है, इतना जरूरी में सबको बुलाने का क्या मतलब बनता है? काल भैरव के भूत। हाँ, काल भैरव के भूत ने बहुत ज्यादा तंग करके रखा है। काल भैरव के भूतों को कोई निकाल नहीं सकता। जिसको जान देनी हो वही जाए। इसीलिए मैं सबसे यहाँ से नगर को छोड़ने का सलाह देने के लिए बुलाया है। कई महीने बीत गए मगर उनको कोई नहीं निकाल पाया है। लेकिन बेचारा राजा बहुत उदास रहा है, मगर क्या कर सकता था? राजा ने एक शर्त के तौर पर अपनी बेटी को बलि चढ़ा दिया है। ऐसा कौन करता है? संयोग की बात है कि पंचायत में राजा के मुंशी का बेटा भी पहुंच गया और नगर में ऐसी बात सुन उसको भी अपनी बुद्धि का सही जगह इस्तेमाल करने का मौका मिल गया। मुंशी बेचारे मर गए। उनकी एक बुढ़ापे की औलाद थी और बूढ़ी विधवा पत्नी। बेचारे गरीबी के मार से दुखी होकर अपना जीवन जैसे तैसे काट रहे थे। लड़का नौकरी की तलाश में रोज राजा के दरबार में जाता और वहाँ से उसे कोई कामकाज न मिलता। बेचारे माँ बेटे भूख से बिलखने लगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, ऐसे ही तीसरा दिन हुआ। भूतों के महल में चला जाए। सोचते सोचते एक तरकीब उसके दिमाग में आई। झटपट उठा और अपने स्वर्गीय पिता का कमलदान लिया। एक पट्टी उठाई, एक टाट का बोरा और पैना चाकू भी संभाल कर टेंट में रखा। फिर लालटेन लेकर माँ से बोला, माँ, मैं बाहर काम पर जा रहा हूँ। जो लौट कर ना आऊँ तो राजा के यहाँ से पूछ लेना कि मेरा बेटा कहाँ गया। तुम्हें पता लग जाएगा। बेचारी बुढ़िया समझ ही नहीं पाई बेटा कहाँ जा रहा है। कोई जवाब न देते हुए बेटा वहाँ से निकला और सीधा भूतों के महल में जा पहुँचा। महल के बाहर शानदार फाटक था। वहाँ राजा के सिपाही पहरा दे रहे थे। मुंशी जी के बेटे ने कहा, फाटक खोल दो, मैं भूतों से लड़ने आया हूँ। सिपाही हंस पड़े। जा जा, पिद्दी जैसा लड़का भूतों से लड़ेगा। बड़े बड़े पंडित, मौलवी, भगत ने तो अपने कान पकड़कर भाग गए। अब तू क्या अपनी जान देने आया है? वो लोग मंत्रों से लड़े, मैं बुद्धि से लड़ूंगा। अगर तुम लोग फाटक नहीं खोलोगे तो मैं राजा से जाकर शिकायत कर दूंगा। सिपाही ने झुंझलाकर फाटक खोल दिया। ले जा, जाकर मर। तालाब के किनारे एक बोगी बंधी थी। उसी में अपनी सब चीजें रखकर महल की ओर बोगी ले जाने लगा। महल में भूत कांव कांव करते हुए बड़ा शोर मचा रहे थे। सुनकर वो लड़का डरा नहीं।
काल भैरव को तुम्हारे यहाँ रहने का पता चल गया है और मैं तुम्हारी खबर लेने के लिए ही यहाँ आया हूँ। मैं मुंशी चित्रगुप्त की औलाद हूँ। लड़के की ये बात सुनकर महल में सन्नाटा छा गया। और ऊपर जाकर फिर जोर से बोला, मैं काल भैरव के हुक्म से आया हूँ। उनके जितने भूत भागे हैं वो सब मेरे सामने आए और अपना अपना नाम लिखवाएं। अगर नहीं लिखवाएंगे तो आधे पहर के भीतर वीरभद्र की टोली आकर भूतों को आसमान में ही जला डालेगी। भूतों में खलबली मच गई। सब एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। मुंशी जी के बेटे ने फिर ललकारा, जो मेरे पास आकर अपना अपना नाम नहीं लिखवाएगा उसको सजा दी जाएगी। भूत बेचारे डरते कांपते आए। लड़का सबके नाम पूछने लगा। वही खाते में टाके और फिर चाकू निकाल कर कहा, बैठो, तुम्हारी नाक काटेंगे। भूत डर कर गिड़गिड़ाने लगे। अब नहीं, तुम ऐसा ना करना। अगर नाक कट गई तो हम लोगों की इज्जत नहीं रहेगी। हम लोग ऐसे कैसे हम लोग जा पाएंगे? मुझसे कॉमेडी कर रहे हैं? मुझसे कॉमेडी कर रहे हो? चित्रगुप्त को लाइव पता चल जाता है। आजकल इंटरनेट का जमाना है। काल भैरव की आज्ञा से तुम्हें सजा तो अवश्य ही दी जाएगी, चाहे नाक कटवा लो या फिर आग में जलो। हार कर भूतों का मुखिया बोला, अब आप हमारी नाक ही काट लें, मगर जीने दें। नाके कटवाओ और राजा का राज्य छोड़कर 500 कोस दूर भाग जाओ, और अब लौट कर आए तो इन्हीं कटी हुई नाकों से हवन करके तुम्हें जलाया जाएगा। भूत बहुत डर गए थे, इसलिए आकर लड़के के बही खाते में अपना नाम लिखवाते और नाक कटवाते और भाग जाते। मुंशी जी के बेटे ने सब की नाकें एक बोरे में भरी और उसे सिल लिया और वहीं पर तकिया बनाकर उसी नाक के भरे बोरे पर सो गया। नाक कटे सभी भूत भाग गए और मुंशी जी का लड़का चैन से खर्राटे भरने लगा। सुबह होते ही सिपाही आए कि महल से लड़के की लाश निकालने। ये तो लगता है मर गया है। आया बड़ा भूत भगाने, लगता है खुद ही भूत बन गया है। चलो चलकर राजा को खबर करते हैं इसकी। पर लड़का तो नाकों के बोरे पर सोता हुआ खर्राटे भर रहा है। लड़का हंसकर बोला, भूत है ही कहाँ जो मुझे मारते। भूत तो मेरे बोरे में बंद है। जाओ, राजा को जाकर खबर करो कि राजा यहाँ आकर रहे और राजकुमारी से मेरा ब्याह करे। ऐसा ही हुआ। राजा ने राजकुमारी के साथ उस लड़के से विवाह कर दिया और कहा, इस नए महल में अब तुम ही रहो और राजपाट करो, मगर इतना जरूर बतला दो कि तुमने किस मंत्र से उन भूतों को भगाया है। मैं कायत का बेटा हूँ, बुद्धि से काम लेता हूँ, इसलिए बुद्धुओं से जीत गया। मेरे पास बस एक मंत्र था और वो था बुद्धि का मंत्र। राजा रानी बड़े खुश हुए और लड़के की माँ को भी महल में बुला लिया गया। जैसे उनके सुख के दिन लौट आए, वैसे राम करे सबके दिन आए।